हाय फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है जनवरी का करंट अफेयर मैं कर रहा हूँ। काफ़ी कुछ कर भी चुका हूँ, काफ़ी कुछ अपलोड भी कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं। और जो चीज़ बची हुई है वो मैं कवर कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी। अब यहाँ पे बात करते हैं कुछ ऐसे रिकॉग्नाइजेशन ऑनर की जो मुझे लगा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पोप फ्रांसिस, आपको पता है पोप फ्रांसिस कौन है। उनको भाई यहाँ पे यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल मिला है, जो कि जो बिडेन जी ने उनको दिया था। वैसे देखिए उतना मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगता है, लेकिन आउट ऑफ द गिवन बहुत सारे अवार्ड्स होते हैं, उसमें से एक मुझे इंपॉर्टेंट ऐसा लगा, उससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये तो आप सिर्फ इतना दिमाग में रखिए कि ठीक है, इनको एक हाईएस्ट सिविल ऑनर जो यूनाइटेड स्टेट का उनको मिला है एक तरह से, बस इतना दिमाग में रख लीजिए, पोप फ्रांसिस को मिला है। ठीक है, पोप फ्रांसिस वो जो वेटिकन सिटी में बैठते हैं और जो कैथोलिक के एक तरह से वो है ना, हेड है। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं। जो सबसे मुझे जो इंपॉर्टेंट काफी ज्यादा लगा वो था क्रिश्चियन कार्लो कैंगलो। ये बहुत नाम अच्छा नाम है भाई, क्रिश्चियन कार्ला कैंगलो। कहाँ के भाई? ये भाई प्रेसिडेंट त्रिनाद एंड टबैगो के। अब त्रिनाद एंड टबैगो कहाँ पे? ये कैरेबियन सी में है, जो कैरेबियन आइलैंड्स है, वेस्ट इंडीज जब इसको कंबाइन बोलते हैं उसी में से एक आइलैंड है ये। और इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल का नाम है पोर्ट ऑफ स्पेन, पोर्ट ऑफ स्पेन इसकी कैपिटल का नाम है। और अब आपको पता है प्रवासी भारतीय सम्मान इनको दिया गया भाई, जब प्रवासी भारतीय कॉन्क्लेव हुआ था, कहां पे हुआ है? भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर में आपको पता है कि हमारे प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, जिस दिन गांधी जी आए थे अफ्रीका से। और इसका थीम क्या था? डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू विकसित भारत। डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू विकसित भारत, बार बार रिपीट करो, मैं थीम्स पूछ लिए जाते हैं तो उसी तरह से भी है, डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू विकसित भारत। चलिए, तो और तो कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ये मुझे इंपॉर्टेंट लगा। और जो मैं प्रवासी भारतीय सम्मान जो मैंने डेज किया था उसमें भी कवर कर रखा है, लेकिन अलग से थोड़ा सोचा कि इसको कवर कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और, अवार्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन एक बार देख लेते हैं हम लोग। अपर्णा सिंह, जिनको सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। आप इनको सिर्फ पढ़ सकते हैं, इतना ज्यादा अभी भी थोड़ा बहुत कभी कभी पूछा जा सकता है, लेकिन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। एक बार सिर्फ पढ़ लीजिए बस, अपर्णा सिंह को मिला है। कन्फर्ड बाय द वेस्ट बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन, दैट्स ऑल। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे भी आपको जो 23 जनवरी मैंने बताया था, 23 जनवरी क्या होता है? पराक्रम दिवस। आपके किसी दोस्त होंगे उनके नाम से पढ़ लीजिए। सुभाष चंद्र बोस जी का बर्थडे होता है, जयंती होती है। और INCOIS जो इंडियन नेशनल सेंटर फॉर द ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस, इसको यहाँ पे आपदा प्रबंधन अवार्ड मिला है, क्योंकि उस दिन हमें दिया जाता है आपदा प्रबंधन अवार्ड दिए जाते हैं। एक होता है अपने इंडिविजुअल को, एक होता है इंस्टीट्यूट को। जो इंडिविजुअल को दिया जाता है उसको 5 लाख प्लस सर्टिफिकेट मिलता है, और जो इंस्टीट्यूट को मिलता है वो 51 लाख प्लस एक सर्टिफिकेट दिया जाता है यहाँ पे। तो इनको एज ए इंस्टीट्यूट के कैटेगरी में मिला है INCOIS आपदा प्रबंधन अवार्ड। तो ये दिमाग में रखेंगे। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपदा प्रबंधन अवार्ड कौन से या पुरस्कार कौन से दिन दिया जाता है? तो पराक्रम दिवस के दिन दिया जाता है। ठीक है, और इस बार का मिला है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर द ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है HYD हैदराबाद। चलिए, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो हमारे 139 लोगों को पद्म अवार्ड मिल रखा है, जिसके अंदर 7 पद्म विभूषण है, ये आपको बता चुका हूं मैं ऑलरेडी। उसमें से एक जो पद्मश्री मिला है उनको मिला है हरिवंश शर्मा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है भाई, जिन्होंने HRMN 99 जो एप्पल है इनको कल्टीवेट किया है, एक तरह से साइंटिफिकली कल्टीवेटेड है। और वैसे पहले जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों रीजन में ग्रो किए जा सकते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है। और इनको एप्पल मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, और बिलासपुर के हैं। बिलासपुर आपको पता है छत्तीसगढ़ में है, तो बिलासपुर के हैं। चलिए, अगला है भाई यहाँ पे। अभी ICC के अवार्ड देख लीजिए। देखिए, इसमें जब अवार्ड्स की नाम आती है ICC के, तो सिर्फ इसमें नाम पता हो मोर देन एनफ है, क्योंकि इसमें समझाने के लिए कुछ ज्यादा रहता नहीं। नाम में कौन क्या समझाएगा? ये है कि इसके ऊपर मल्टीपल क्वेश्चंस आप कर सकते हो, तो आपको याद हो सकता है। जैसे कि अब अंपायर ऑफ द ईयर रिचर्ड इलिंगवर्थ। अभी इसका नाम इसलिए ऐसे भी याद कर लो क्योंकि जो हमारा भी कल मैच होने वाला है, जो चैंपियंस ट्रॉफी का मैच होगा, उसके अंदर भाई एक ऑफिशियल मेंबर, ऑफिशियल एज अ एम्पायर भी है। ठीक है, उसके बाद जो थोड़े इंपॉर्टेंट लगते हैं उसकी बात कर लेते हैं। जो इंडिया के वाले हो तो देख ही लो एक बार से। ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर स्मृति मंदाना का नाम आपको याद हो जाएगा, जो विमेन की बात हो रही है यहाँ पे। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अपने अर्शदीप सिंह, उसको अपने जो पंजाबी भाई हैं हमारे। उसके बाद टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह। यहां तक कि जो गैरफील्ड सॉबर ट्रॉफी है वो भी इन्हीं को दी गई है, जसप्रीत बुमराह को दी गई। जो T20 टीम जो बनी है उसका कैप्टन कौन बना है? अपने रोहित शर्मा जी बने हैं।
ठीक है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह जो कि गैरिफोल्ड सोबर ट्रॉफी, और फिफ्थ मेंबर बने, फिफ्थ नहीं सिक्स्थ बने हैं। इससे पहले 5 मेंबर्स को दी जा चुकी है, हमारे सचिन तेंदुलकर को, राहुल द्रविड़ को, विराट कोहली को, अपने रविचंद्रन अश्विन को, और एक और कोई है दिमाग में नहीं आ रहा, बट चलिए ये आई थिंक 5वें है। ओके, क्रिकेटर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह। अब बीसीसीआई के अवार्ड्स एक बार देख लो। अच्छा, ये ऊपर वाले भी देख लो यार, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट बनता नहीं है, सिर्फ दिख दिया यहाँ पे, लेकिन क्योंकि ज्यादा अपने को इंडिया वाले ही पता होने चाहिए तो इंपॉर्टेंट है। ओडीआई क्रिकेटर यहाँ पे अजमतुल्ला ओमरजाई जो अपने अफगानिस्तान के जिन्होंने सेंचुरी बनाई थी, आपको पता है। ओके, तो कुछ पता होना चाहिए। और एक और बात आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मंथली वाले मत पढ़ा करो, जो मंथली अवार्ड्स आईसीसी के आते हैं ना वो मत पढ़ा करो, क्योंकि उसके क्वेश्चन कभी नहीं आता है। अब बात करते हैं बीसीसीआई अवार्ड के। कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी किसको मिली? सचिन तेंदुलकर को। एक तरह से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होते हैं, ठीक है, ये पूछे जाते हैं, ये तो श्योर शॉर्ट पूछे जाते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी किसको दी गई है, तो सचिन तेंदुलकर को दी जाती है। देखिए अभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, थोड़ा समझिए इस बात को, कि इसमें ये पूछते हैं कि लाइफ टाइम जो अचीवमेंट अवार्ड है क्रिकेट का वो किसके नाम पे है? वो है कर्नल सीके नायडू जी के नाम पे, ठीक है। पॉली उमेरगर ट्रॉफी जो है बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर के लिए दी जाती है, वो है जसप्रीत बुमराह, आपको पता है, मिलना भी चाहिए इनको। उसके बाद बीसीसीआई स्पेशल अवार्ड रविचंद्रन अश्विन, बिकॉज इन्होंने रिटायरमेंट ली, यही एक रीजन है। डेब्यूट अपना सरफराज खान सेंचुरी मारी भाई ने। और स्मृति मंदाना का नाम आप देखिए, आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर में भी था उनका नाम, ओडीआई वुमेन क्रिकेटर, और यहाँ पे है इंटरनेशनल क्रिकेटर जो कि वुमेन है बेस्ट, उसमें भी इनका नाम आता है। सेंचुरी मार रही काफी ज्यादा, तो है इनका नाम। चलिए, अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो कि साई परंजापे जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला, ये इंपॉर्टेंट है। कहां पे होस्ट किया गया? छत्रपति संभाजी नगर। इनकी मूवी आई है, विकी कौशल जी हैं, काफी धमाल कर रही है। और सच बताऊं तो पहली बार एक रियलिस्टिक, मतलब इस लेवल पे बनाई गई चीजें, हमको हिस्ट्री दर्शाई गई है कि रियल क्या है, जो हम किताबों में झूठी हिस्ट्री पढ़ते आ रहे थे। चलिए, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे काफी वैसे तो इंपॉर्टेंट न्यूज है कि फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब कहां बन रहा है? पुडीमडक्का, आंध्र प्रदेश। अब इसमें दिमाग में क्या रखना है कि भाई पर्पस क्या है सब चीजों का, क्योंकि हमें देखिए, हमें जो क्वेश्चन आता है कभी कभी हम पर्पस भी पूछ लेते हैं। आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा पंचामृत का कंसेप्ट, हमारे जो पीएम मोदी जी ग्लासगो गए थे, जो COP26 था, उसमें उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था COP26 में, पंचामृत का कंसेप्ट। तो उसके अंदर उन्होंने कंसेप्ट दिया था कि भाई हम 2070 तक पूरी तरह से नेट एमिशन हमारा क्या हो जाएगा? 0। तो उसी की तरफ हमारी पहल है, कि 2070 हमारा बहुत दूर नहीं है। आज भी बताओ तो हम बोलते 2070 आ जाएगा, हम बोलते तो 2020 तक हम विकसित भारत हो जाएंगे, हम 2025 में अभी तक हमारा विकासशील ही चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बात ऐसी है कि हम बूढ़े हो जाएंगे तब तक, लेकिन वो दिन आ जाएंगे कहीं ना कहीं, तभी भी यही बातें ना हो, तो हम उसके ऊपर अभी से काम कर रहे हैं। ओके, तो देखिए कहां पे भाई सेटअप किया गया है? अनकापल्ली डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश में, और उसके अंदर इट इज अ पार्ट ऑफ द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन प्रोग्राम। अब उसके अंदर कौन कौन इन्वॉल्व है? देखिए इतना सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि 1500 टन पर डे प्रोड्यूस किया जाएगा, 20 गीगावाट ऑफ सोलर, विंड और हाइड्रो पावर, बिल्कुल लर्न करने की जरूरत नहीं। इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब कहां पे है? पुडीमडक्का, अनकापल्ली डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश। दैट्स ऑल, ठीक है। एजेंडा आपको बता दिया मैंने। कंपनी अगर देखना चाहते हो तो देख सकते हो भाई, किसका ज्वाइंट वेंचर है? एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और आंध्र प्रदेश एंड द रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। एक बार गो थ्रू कर लो, अदरवाइज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। टारगेट हमारा आपको बताया मैंने, नेट जीरो एमिशन बाय 2070। अब इसके साथ में सोचा मैंने कि आपको पंचामृत भी बता दूं, क्योंकि ये पंचामृत वाला क्वेश्चन इन्वायरमेंट से रिलेटेड है और आपको आ ही जाता है। बहुत सारे इन्वायरमेंट के क्वेश्चन हमारे मिसलेनियस, क्योंकि देखो इन्वायरमेंट हम अलग से पढ़ते नहीं है, और मेरा अप्रोच हमेशा इन्वायरमेंट को लेकर है कि इन्वायरमेंट को करंट के साथ एसोसिएट करके पढ़ लो। वही अप्रोच मैं आपके साथ भी लागू करूंगा, यहाँ पे लाऊंगा भी। देखिए अब आपके लिए लाया मैंने यहाँ पे पंचामृत का कंसेप्ट। क्या क्या था भाई पंचामृत का कंसेप्ट? सबसे पहले दिमाग में रखिए नेट जीरो एमिशन 2070, दिमाग में रखिए इसको, सबसे बड़ी चीज। बाकी तो 2030 तक है। 2030 तक हमारा क्या है भाई? हमारा टारगेट है कि जितने भी नॉन फ्लोजल फ्यूल हैं उससे हम एनर्जी कितनी जनरेट करेंगे? 500 गीगावाट, जो ऑलरेडी हमने कर लिया। बाय द वे बता दो आपको, इसकी बढ़ा दिया हमने, आई थिंक हमने कर लिया इतना। उसके बाद 50 हमने ये वाला अचीव कर लिया, 50% ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट बाय द रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। तो इसको और इंक्रीज कर रहे, वैसे काम इसके ऊपर पूरा चल रहा है एक तरह से। ओके, तो इसको कीवर्ड्स में थोड़ा बना लो आप कि 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी चाहिए। ये सारे कंसेप्ट 2030 तक है, सिर्फ एक वाला है 2070 तक। तो दिमाग में क्लियर रहेगा कि सारी चीजें 2030 तक उन्होंने बोली है, सिर्फ एक 2070 बोली है, वो है नेट जीरो एमिशन। तो बाकी ऊपर का आप 2030 के हिसाब से देखो। अब
एक चीज तो दिमाग में क्लियर रखो, ये मत दिमाग को कंफ्यूज करो कि 2070 कितनी बार, एक बार 2070 बस। अब बाकी 2030 के हिसाब से देखो, 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी चाहिए। 50% जितना एनर्जी हमारे रिक्वायरमेंट है उसका 50% नॉन फॉसिल फ्यूल या रिन्यूएबल कर दो। उसके बाद टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन 1 बिलियन टन हमारा कार्बन एमिशन रिड्यूस करेंगे हम लोग। और कार्बन इंटेंसिटी बाय इट्स इकोनॉमी 45% बाय 2030। तो देखिए, दो रिलेटेड है यहाँ पे कार्बन एमिशन से, और दो रिलेटेड है हमारे एक नॉन फॉसिल फ्यूल, दैट इज बेसिकली कहने का मतलब है यहाँ पे अपना नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। तो दो रिन्यूएबल एनर्जी के कंसेप्ट की बात करता है, और दो यहाँ पे दो अपने यहाँ पे इसकी बात करता है, कार्बन एमिशन की बात करता है। ठीक है, 1 बिलियन कार्बन एमिशन रिड्यूस करेंगे, 1 बिलियन टन, सॉरी। ओके, चलिए थोड़ा सा एक बार देख लेंगे इसको। देखिए, डिफेंस वाला बता रहा था लेकिन उसके अंदर कुछ चीजें मिस हो गई थी, उसमें से एक है हिम कवच। एग्जाम में पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है। डिफेंस वाली चीजें तो पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, उसमें थोड़ा सा भी नॉन नेगोशिएबल हम मतलब चीजें मिस नहीं कर सकते। तो हिम कवच क्या है भाई? हिम कवच किसने डेवलप किया? हिम कवच एक टाइप का एक भाई हमारी क्लोथिंग सिस्टम है जो कि डीआरडीओ ने डेवलप किया है, जिससे कि हमारे जो फौजी भाई हैं भाई और जो सोल्जर्स हैं हमारे, उनको ठंडी में, जो आपको पता है सियाचिन में जो भाई हड्डियां गला देने वाली ठंडी होती है, उसमें भी वो सस्टेन कर सके। यहां तक कि जो उनको जब कपड़े दिए जाएं तो इवन -डिग्री में भी वो मैनेज कर सके, कोई प्रॉब्लम ना हो। इवन माइनस टिल आई थिंक -60 डिग्री तक वो मैनेज किया जा सकता है इसके अंदर, -60 डिग्री सेल्सियस तक इसको उनको प्रोटेक्शन मिले, उनको प्रॉपर इंसुलेशन मिले। ये पर्पज है इसका, हाई एल्टीट्यूड इन्वायरमेंट में वो डील कर सके अपने आप को, स्पेशली सियाचिन में। तो आपको पता है वही चीज को ध्यान में रख के किया गया। तो हिम कवच एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हिम कवच क्या है? इट्स एक्सट्रीम कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम, एक्सट्रीम कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम। सियाचिन से इसको दिमाग में रखिए। सियाचिन ग्लेशियर हमने कौन से ईयर में कैप्चर किया था? 1984, ऑपरेशन मेघदूत और बाना सिंह जी, सुबेदार बाना सिंह जी। चलिए, सुबेदार बाना सिंह जी ने उसको लेड किया था। आगे बढ़ते हैं, मतलब उन्होंने ही बताया था वैसे सब कुछ वहां पे। चलिए, अब थोड़ा एक दो तीन चीजें और देख लेते हैं, क्योंकि ये नाम देखिए, इसमें सब कुछ नहीं अपने को जानना है, इसमें सिर्फ जानना है कि पिनाका होता क्या है। अब देखिए, मैं तो यहाँ पे दिलाली में रहता हूँ यार, दिलाली में सब पिनाका रॉकेट लॉन्चर जो तोपची यहाँ पे कराया जाता है, उसमें तो जाके देख लेता हूँ मैं सब, उसका सब पूरा एग्जीबिशन होता है, फायर और करके दिखाया जाता है। तो हॉविट्जर, तोपची, तो हॉविट्जर और अपने क्या बोलते हैं गन्स, फायर और होती है, सब देखने में मजा आता है। अभी रिसेंटली दिसंबर के एंड में हुआ था। तो देखिए यहाँ पे पिनाका, यहाँ पे मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। एग्जाम में डायरेक्टली पूछा था व्हाट इज पिनाका, और इसको किसने डेवलप किया? भाई डीआरडीओ ने वैसे डेवलप किया, बता दूं आपको 75 किलोमीटर इसकी रेंज है, और इसको हमने डिप्लॉय कर रखा पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर के आसपास। और पर्पस वही है कि भाई ये रेंज कवर करता है वहां तक। इसको तो से लॉन्च होते हुए देखा है मैंने, सामने ही देखा है। अब बात करते हैं प्रलय मिसाइल की। अब इसमें ज्यादा देखिए मत पढ़ना, ये नहीं पढ़ने की जरूरत है कि भाई इसके कॉन्टेक्ट दिए जा रहा है, वो सब नहीं पूछा जाता है। सिर्फ इतना पूछा जाता है कि पिनाका क्या है, पिनाका क्या है, इतना पूछा जाएगा। इट इज अ मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। ठीक है, चलिए प्रलय मिसाइल क्या है भाई? इट इज अ सरफेस टू सरफेस मिसाइल है हमारी। रेंज कितनी है उसकी? रेंज 400 किलोमीटर है। और इसकी पेलोड कैपेसिटी कितनी है? इसकी पेलोड कैपेसिटी है 500 to 1000 kg। ठीक है, डीआरडीओ ने डेवलप किया है प्रलय मिसाइल को। सरफेस टू सरफेस है, क्या है भैया? सरफेस टू सरफेस है, ये भी पूछ लेते हैं। ठीक है, इसको कंपेयर किससे करते हैं भाई? चाइना के डोंगफेंग से और रशिया के इस्कदर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे टैंक 72 ब्रिज लाइन टैंक। देखिए, ब्रिज लाइन टैंक जो होता है स्पेशली इंजीनियर्स के पास होता है, जो इंजीनियर्स रेजिमेंट होती है। पर्पस होता है कि जब कभी भी कोई आपदा वाली सिचुएशन हो या फिर कोई ऐसा बैरियर हो, तो वहां पे लोग इसको ले करते हैं और उसके ऊपर से टैंक गुजरते हैं। तो एक तरह से आर्टिफिशियल ब्रिज लोग क्रिएट कर देते हैं इसके थ्रू। ठीक है, तो ब्रिज बनाने के काम आता है, ये अपने इंजीनियर्स रेजिमेंट के पास होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे न्यू बेली ब्रिज इन लद्दाख। देखिए, जो बेली ब्रिज बनाया गया है, अगेन इट्स अ आर्टिफिशियल ब्रिज, जो कि इंडियन आर्मी मेटल ब्रिज होता है, जो उन्होंने श्योक और नुब्रा वैली को कनेक्ट करने के लिए किया है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि श्योक और नुब्रा क्या है भाई। श्योक और नुब्रा दोनों रिवर्स हैं, और दोनों यहाँ पे ट्रिब्यूटरी हैं किसकी? इंडस की ट्रिब्यूटरी है। अब आपको बता देना चाहता हूँ, वैसे तो नुब्रा वैसे श्योक की ट्रिब्यूटरी है, और श्योक यहाँ पे इंडस की ट्रिब्यूटरी है। वैसे इंडस की ट्रिब्यूटरी जो हिमालयन ट्रिब्यूटरी है वो पूछी जाती है, काफी बार पूछी गई है। तो इंडस की कुछ ट्रिब्यूटरी लिख लो यार तुम लोग। ठीक है, पहला तो श्योक लिख लो, दूसरा अपना गिलगित लिख लो, गिलगित। ठीक है, तीसरा अपना जांस्कर लिख लो, चौथा आप हुंजा, हुंजा HUNZA, हुंजा। उसके बाद पांचवा अपना नुब्रा लिख लो आप, नुब्रा भी है ही, वैसे नुब्रा भी पूछी जाती है वैसे।
ठीक है। उसके बाद शिगार, शिगर बोलते हैं, SHIGER, शिगर। उसके बाद अपना घास्तिंग, घास्तिंग हो गया। और अपना एक हो जाएगा द्रास, द्रास सेक्टर आपने सुना होगा। तो ये 8 ऐसे ट्रिब्यूटरीज के नाम लिख लो, श्योक, गिलगित, जांस्कर, हुंजा, नुब्रा, शिगर, घास्तिंग एंड द्रास। ठीक है। वैसे तो और भी बहुत सारी हैं, अपने आपको पंजाब वाली जितनी है वो सारी की सारी आ जाती हैं, लेकिन ये कुछ हिमालयन है जो लोगों को याद नहीं होती है। तो वही बोल रहा हूँ ना कि यही होता है मिसलेनियस, ऐसे ही करते हैं सब चीजों को पढ़ाई करते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जो टेम्पररी मेटल ब्रिज जो बनाया गया है, अभी एक तरह से देखिए आर्मी ऐसे मेटल ब्रिज बहुत इजीली बना लेती है, इजीली मतलब बहुत कम टाइम के अंदर बना लेते हैं। ठीक है, और इससे कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी, सिंपल सी बात है। ये सब स्ट्रेटेजिक लोकेशंस होते हैं, वहां तक रीच करने में काफी ज्यादा आसानी होती है। और यहाँ पे चलिए बाकी तो इतना ही है, यहाँ पे इसमें और कुछ बताने के लिए नहीं है। चलिए अगला देखते हैं भाई, कुछ यहाँ पे कुछ माइलस्टोन देख लें भाई हमारे WHO की तरफ से। अभी जो गिनी है उसने भाई स्लीपिंग सिकनेस को एलिमिनेट कर दिया पूरी तरीके से। जो स्लीपिंग सिकनेस होता है एक पैरासाइट है, उसके थ्रू होता है, और उसका नाम है जो नाम है इसका ट्राइपोसोमा। ट्राइपोसोमा जो पैरासाइट है उसके वजह से होता है। तो उन्होंने भाई इसको रेडिकेट कर दिया। अब यहाँ पे गिनी पूछा जाएगा, गिनी पूछा जाएगा कि कहाँ की भाई जगह है, तो ये है अफ्रीका की कंट्री है, और इसकी कैपिटल है कोनकरी। क्या है? CONAKRY। जैसे हमने ट्रिनिडाद एंड टोबैगो की पढ़ी द स्पेन, द पोर्ट ऑफ स्पेन, उसी तरह से ये भी है। चलिए अब यहाँ पे देखिए स्लीपिंग सिकनेस भाई क्या है? ट्राइपोसोमा पैरासाइट ट्रांसमिटेड थ्रू द इन्फेक्टेड टेस्टेड फ्लाइज। ये भी पूछा जाता है कि भाई इसको कैरियर कौन सा है, तो तिस्तिस फ्लाइज यहाँ पे इसका कैरियर है, और जो पैरासाइट का नाम है वो है ट्राइपोसोमा पैरासाइट। ठीक है, अब यहाँ पे कोई एक और कंट्री की बात करते हैं, चैड। अगेन इट्स ऑल्सो अफ्रीकन कंट्री जिसने इसको इरेडिकेट कर दिया, एलिमिनेट कर दिया पूरी तरीके से। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है, कुछ ऐसी बीमारियों के नाम पूछ ले जाते हैं, दैट्स व्हाई मैंने इसको यहाँ पे रखा है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात की जा रही है भाई इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर, जो कि यूएन ने इस साल को रिकॉग्नाइज किया। वैसे और भी चीजें इन्होंने की है, जैसे इस साल उन्होंने बोला है कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ द क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जो क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी बोला है इन्होंने, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस भी बोला है वैसे इन्होंने। तो तीन या चार इन्होंने इंटरनेशनल ईयर बोले हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। उसमें से एक इन्होंने बोला है इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, और 21 मार्च। ये देखिए जब भी ऐसे यूएन के डेज होते हैं, ये जो उस साल डिक्लेयर किए जाते हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा ही जाता है। जब आप बोलते हो ना डेज में से क्या आएगा, तो उन डेज को बिल्कुल दिमाग में रखना जो डेज यूएन उस साल डिक्लेयर करता है। तो उसमें से 21 मार्च को उन्होंने वर्ल्ड डे ऑफ द ग्लेशियर घोषित किया है कि हर साल 21 मार्च को मनाया जाएगा। ठीक है, चलिए। और WHO ने बोला है भाई कि जॉर्जिया इस टाइम में मलेरिया फ्री है। अभी यहाँ पे मलेरिया फ्री की बात चली, इनका तो ठीक है। हम यहाँ पे मलेरिया फ्री का प्लान कब तक कर रहे हैं, क्वेश्चन यहाँ पे आता है। हमारा भाई 2027 तक का प्लान है, और WHO का पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से प्लान है 2030 तक। अब WHO भाई क्या ही वर्ल्ड की बात करेगा, क्योंकि अमेरिका ने तो उससे विड्रॉ कर लिया है। अमेरिका जो अब डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने पेरिस एग्रीमेंट से विड्रॉ कर लिया था लास्ट ईयर, तो इस साल उन्होंने WHO से विड्रॉ कर लिया, बोला कि इसमें रहने की हमें कोई जरूरत ही नहीं है। उन्होंने अभी आने के बाद उन्होंने बोला कि जो मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको, उसको गल्फ ऑफ अमेरिका कर दो, कर दिया उन्होंने। तो ये सब चीजें भाई आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए हमारा भाई क्या है, 2027 तक का हमारा टारगेट है 0 इंडिजिनियस मलेरिया केसेस, और WHO का भाई क्या है, मलेरिया फ्री सर्टिफिकेशन बाय 2030। चलिए अब ये भी एक न्यूज बनती है। देखिए वैसे तो बहुत बड़ी न्यूज नहीं है कि यूएनएससी का मेंबर बना है पाकिस्तान, बहुत बड़ी सच में बताओ तो न्यूज नहीं है, लेकिन हमारा पड़ोसी देश से कहीं ना कहीं हमें थोड़ा खबर रहनी चाहिए कि भाई हो क्या रहा है वहां पे। तो पाकिस्तान 2 साल के लिए, आपको पता है, एक नॉन परमानेंट मेंबर बनते हैं ना 2 साल के लिए। 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 यहाँ पे नॉन परमानेंट मेंबर है, तो उसके अंदर पाकिस्तान भी एक नॉन परमानेंट मेंबर बना है। इतना आपको पता होना चाहिए। अगले 2 साल के लिए, कब से कब तक, 25 से 26, 25 एंड 26 2 साल रहेगा उसमें, और इसका जो शुरुआत हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट वो भी है, लेकिन साथ ही साथ 2-3 चीज और आपको पता होनी चाहिए, जो मिसलेनियस नॉलेज है वो पता होनी चाहिए आपको, कि जो 5 परमानेंट मेंबर है कौन कौन से हैं। तो आपको सबको पता है यार कौन कौन से हैं वो। हमारा ही पड़ोसी एक है, एक रशिया है जो हमारा अच्छा दोस्त है, एक USA है, एक अपना फ्रांस है, और एक यूनाइटेड किंगडम है जिसके हम अंडर थे। अब इनकी 6 ऑफिशियल लैंग्वेज यही पता होनी चाहिए आपको कि इनकी 6 ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है। इनकी ही नाम पे देखो, अभी देखो यूके की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है, इंग्लिश उसमें से एक लैंग्वेज है। इनकी चाइनीज है यहाँ पे। रशिया की रशियन है, तो रशियन भी एक होगी। यूनाइटेड स्टेट ऑफ कोर्स इंग्लिश के साथ ही डील करते, तो इन दोनों का तो हो गया। एक है अपना फ्रेंच,
ठीक है। इनके सेक्रेटरीट वैसे तो इंग्लिश और फ्रेंच में ही काम, 4 हो गए। एक दो और की बात है, एक है स्पेनिश, एक स्पेनिश है और एक अपना ये है अरेबिक है। तो 4 तो वहीं से निकल के आ जाती हैं। इंग्लिश हमें पता है, इंग्लिश तो होगी ही होगी, तो हमें ऐसे समझ में आ जाता है कि भाई टोटल यहाँ पे कितनी लैंग्वेजेस, 6 इनकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछा हुआ है काफी बार। इनका हेडक्वार्टर कहाँ भैया? इनका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ठीक है, तो ये आपको इतना पता होना चाहिए। चलिए, तो देखिए नॉन परमानेंट मेंबर के पास वीटो पावर नहीं होती है, आप ये बात आप भी जानते हैं, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। अभी आपको पता है कि यूएन एग्जीक्यूटिव, यूनाइटेड नेशन के अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, दैट इज यूनाइटेड स्टेट के अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, दैट इज डोनाल्ड ट्रम्प, उन्होंने बोला कि डब्ल्यूएचओ से विड्रॉ कर लो। डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर है। उन्होंने बोला पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से दोनों 2015 में 2000 कब 2000 जब 16 में वो आए थे तभी उन्होंने बोला कि विड्रॉ कर लो, और कर भी लिया था उन्होंने। और अब तो सीधा बोल रहे हैं कि भाई माइनिंग वाइनिंग करो, फुल उसके लाइसेंस बेच रहे हैं। अभी तो वो वैसे भी बिलीव नहीं करते, क्लाइमेट बोलते हैं क्लाइमेट की जिम्मेदारी की हमने ली है क्या, तो उनकी तो वही बात है भाई। ठीक है, चलिए आप थोड़ा सा इसके ऊपर देख लीजिए भाई, जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद कौन उसका मेंबर बन सकता है? जो भी एक सॉवरेन स्टेट है उसका मेंबर बन सकता है। ठीक है, और पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट 2015 का है, COP 21 बोलते हैं उसे। जैसे COP 26 यहाँ पे था ना, हमने पढ़ा अभी COP 26 जो अपने 2021 ग्लासगो में हुई थी, जिसके अंदर पंचामृत का कंसेप्ट दिया था उन्होंने, ओके, हमारे मोदी जी ने। तो इसे भी इन्होंने विड्रॉ कर लिया है। अब चलिए, ये तो चीजें हो गई। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट भाई अगली चीज देखते हैं, कलिरपत्तु। कलिरपत्तु भाई एक तरह से केरला का वो है, वैसे तो बहुत एंशियंट एक अपने आप में आर्ट फॉर्म है, एंशियंट अपने आप में मार्शल आर्ट है। और जितने भी हम देखने को मिलता है आज मार्शल आर्ट, कहीं ना कहीं बोला जाता है कि इसी से ओरिजिनेट हुए हैं। तो इसको 38th नेशनल गेम में ऐड किया है, वैसे तो 37th नेशनल गेम में भी था। अब क्वेश्चन ये आता है कि 38th नेशनल गेम कहाँ हो रहा है? तो 38th नेशनल गेम हमारे उत्तराखंड में हो रहा है। ओके, और उसका जो ये है स्टेट बर्ड जो अपना उत्तराखंड का माउली के नाम पे उन्होंने आई थिंक उसका नाम रखा है, जो होता है ना मैस्कॉट, उसका नाम रखा है उन्होंने। चलिए, क्या है भाई यहाँ पे 38 का दिमाग में रखिए, 37 का गोवा में होता, 38 दिमाग में रखिए, जो हो चुका है वैसे तो। हिमालयन मोनल इसका क्या है? मैस्कॉट है। ऑफिशियल टॉर्च क्या था? तेजस्विन। ठीक है, और उनका जो सॉरी ऑफिशियल मैस्कॉट माउली है साथ से। और किससे डिराइव है? हिमालयन मोरल, जो कि वहां की स्टेट बर्ड है, उससे डिराइव है। और जो हम कलरीपत्तू की बात कर रहे हैं, कलरीपत्तू से बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे कि जितने भी टाइकेंडो, जूडो, कराटे जो हमने को देखने को मिलता है, वो कहीं ना कहीं इसी से डिराइव होकर आया है। इसलिए सबसे जो बेसिक फॉर्म है कलरीपत्तू है। आपको पता होगा विद्युत जामवाल यही बोलता है कि भाई कलरीपत्तू सीखियो, क्योंकि वो इससे भी बेटर फॉर्म है, बिकॉज ये यही तो बेसिक है। चलिए, लियोनार्डो मेसी भाई, ये तो सिर्फ पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंशियल मेडल मिला है और यूएसए की तरफ से दिया गया उनको। और एग्जाम में पूछा सकता है कि भाई इससे पहले किसको मिला है? जो सेकंड फुटबॉलर बना, तो फर्स्ट फुटबॉलर कौन है? तो मेगन रैपिनोई बना है, जो पहले वाले को मिला है, और ये दूसरी बार इनको मिला है, लियोनेल मेसी को मिला है। चलिए, अगला इंपॉर्टेंट, महाभारत बाटिका एस्टेब्लिश कहाँ हुई है भाई? महाभारत बाटिका एस्टेब्लिश उत्तराखंड के हल्द्वानी में। इतना ही पता होना चाहिए बस इसके साथ, और कुछ नहीं। जिसके अंदर उन्होंने 37 प्लांट स्पीसीज बनाया है, जो कि महाभारत में मेंशन थे, उसको उन्होंने पे। वही सब काम चलते रहते हैं यार, स्टेट लेवल पे ये सारे ना तो काम होते रहते हैं। कभी कभार इससे क्वेश्चन आ गया तो सिर्फ उसको रीड कर लेना बस, कि महाभारत बाटिका कहाँ एस्टेब्लिश? उत्तराखंड के हल्द्वानी में। उन्होंने वही जो महाभारत में जितने भी प्लांट्स के नाम आए हैं, उन्होंने सब वहां पे वो किए हैं, प्लांट कर रखे हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ गवर्नमेंट स्कीम देख लेते हैं। गवर्नमेंट स्कीम जो राज्यों की हैं बेसिकली। तो गुजरात भाई फर्स्ट एवर सेंसस किया उसने कोस्टल एंड वेदर वर्ड्स का, एक तरह से मरीन नेशनल पार्क और सेंचुरीज वो जो इस एरिया में, उसका एक तरह से सर्वे किया गया है। और वही पर्पस है कि कैसे भाई इनको बचाया जाए, क्या किया जाए, वही बस। और फोकस कौन सी स्पीसीज पे था? शंखेलो और मोटो किशियाडो, द ग्रेट नॉट। अभी आपको याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि भाई कोस्टल बर्ड सर्वे किसने किया? पहली बार गुजरात ने किया है, बस। अगला भाई मुख्यमंत्री मया सम्मान योजना, चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन जो उन्होंने लॉन्च किया। फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा 2500 पर मंथ, बस इतना ही, इसमें और कुछ दम नहीं है, इतना पढ़ना भी नहीं है अपने को। हर घर कनेक्टिविटी, फाइबर टू फैमिली, अगेन गुजरात का भाई, हर घर में फाइबर टू फैमिली की बात हो रही है, मतलब हर घर में हम क्या करेंगे? हर घर में इंटरनेट की सुविधा लाई जाएंगी। ठीक है, हर घर में इंटरनेट, हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए, जिससे कि गुड गवर्नेंस वही पार्ट है एक तरह से। ओके, लिकर बैन ऑन एट द रिलीजियस प्लेस, क्या बात है? मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट 17 रिलीजियस साइट पे क्या बोला उन्होंने कि बैन होना चाहिए। देखिए, सिर्फ पढ़ना है, एक बार आपको एक दो बार इसको रीड करना है, इसमें रटने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत कम इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट एक दो पूछ ले जाते हैं। ठीक है, माँ की रसोई किसने लॉन्च किया है? मोदी जी ने। 9 रुपए की थाली मिलेगी आपको, फुल मिलेगा आपको। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। इनरोड प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको सच में मार्क करिए। देखिए इनरोड प्रोजेक्ट ऐसे सुन के लगता है कि यार कोई रोड से रिलेटेड होगा, बिल्कुल नहीं है। ये भाई पूरी तरह से रिलेटेड है रबर प्लांटेशन से, प्लीज दिमाग में रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं मैं। क्यों बोल रहा हूं भाई? क्योंकि इसका पर्पज ये है कि नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में नेचुरल रबर प्लांटेशन किया जाएगा। कितने हेक्टेयर में? 2 लाख हेक्टेयर में, 2 लाख हेक्टेयर में किया जाएगा रबर का प्लांटेशन। और इसके साथ कौन कौन जुड़ा है? जितने देखिए सारे के सारे टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज यहाँ पे एसोसिएटेड है। अपोलो हो गए, सीट हो गए, जेके हो गए, जेके टायर्स आपने सुना होगा, एमआरएफ हो गए, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी आपको मिलेगी विथ रबर, अपना रबर बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ एसोसिएटेड है। पर्पस वही है कि रबर प्लांटेशन किया जाएगा 2 लाख हेक्टेयर पे। तो इसमें बढ़ाया जाएगा, यहाँ पे उस एरिया में लैंड एक्विजिशन किया जाएगा, वहाँ के लोकल लोगों को जॉब दिए जाएंगे। ये सब यहाँ पे है क्योंकि उनको लग रहा है कि काफ़ी अच्छी वहाँ पे कैपेसिटी है, तो ये सब काम किए जाएंगे वहाँ पे। तो प्लीज इन रोड प्रोजेक्ट आए तो दिमाग में रखना रबर प्लांटेशन से है, कोई रोड से रिलेटेड नहीं है, इसलिए इसको बोला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पुरानी न्यूज़ है, कोई नई नहीं है, अभी भी इसके ऊपर डिराइव्ड न्यूज़ चलती रहती है, आपको पता है न्यूज़ कभी खत्म नहीं होती, चलती रहती कहीं ना कहीं, इसीलिए। इनफॉर्म सिविल कोड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने लाया है अंडर आर्टिकल नंबर 44, आपको पता होगा इनफॉर्म सिविल कोड की बात की जाती है, डीपीएसपी का पार्ट है वो, ठीक है। पर्पस क्या? कॉमन सेट ऑफ सिविल लॉज लाए, उन्होंने बोला मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, सक्सेशन और एडॉप्शन मेंटेनेंस। ये मतलब एक तरह से एग्जाम में इतना पूछेगा कि इनफॉर्म सिविल कोड कौन से स्टेट ने लाया है। उत्तराखंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे इंस्पायर होकर असम भी लाने का प्लान कर रहा है, यूपी भी इन फ्यूचर ला सकता है, ठीक है। चलिए रिसेंट डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्ट क्या हुआ है? मिजोरम पहला स्टेट बना है जिसने भाई एक प्रॉपर्टी कार्ड दिए हैं अंडर द स्वामित्व स्कीम, विलेज आबादी एंड द मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन द विलेज एरिया। एक तरह से आपको पूरा मैपिंग करके आपको प्रॉपर्टी के आपको पेपर्स दिए मतलब एक कार्ड दिया जाएगा भाई कितनी आपकी प्रॉपर्टी है, कहाँ पे है, क्या है, सब कुछ। तो बहुत अच्छा सिस्टम है जिसके थ्रू भाई एक पूरा प्रॉपर मैनेजमेंट होगा लैंड का, लैंड के रिकॉर्ड रखे जाएंगे। तो इट्स अ वेरी गुड सिस्टम, ठीक है। फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरी, पहली बात फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा बना था? सिक्किम बना था। तो उसी तरह से फर्स्ट फिशरीज ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर कहां बना है? सिक्किम में बनाया गया है। चलिए इतना ही पता होना चाहिए इसे। अब यहाँ पे 2-3 चीजें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको बोलना चाहता हूं मैं, जैसे कि इन रोड आपने पढ़ा इंपॉर्टेंट था, वैसे ही इंपॉर्टेंट है। फ्लेमिंगो फेस्टिवल कहां हुआ था? आंध्र प्रदेश के पुलिकट लेक और नीलापत्तू बर्ड सेंचुरी में हुआ था, ओके। और दूसरा जो है वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे मोदी जी डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गए। उन्होंने बोला ग्रामीण भारत उत्सव, पर्पज वही है कि विलेज को प्रमोट करिए, रेजिलियंट रूरल इंडिया और फॉर द विकसित भारत इसका थीम था। गांव बढ़े तो देश बढ़े, देखिए ये सीधा आपने पीआईबी में सीधा ऐसे ही लिखा था, वहीं से उठाया मैंने, गांव बढ़े तो देश बढ़े। तो ये न्यूज मेरा मैक्सिमम जो सोर्स होता है वो पीआईबी से होता है, बिकॉज पीआईबी का जो सोर्स है वो एक सॉलिड सोर्स मानता हूं मैं, क्योंकि पीआईबी के सोर्स ऐसे हैं जो गवर्नमेंट के ऑफ इंडिया के सोर्स हैं, तो वहां से क्वेश्चन पूछे जाने के पूरे चांसेस है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, प्लीज इसको पढ़िएगा आप, ठीक है। किसने किया भाई? नाबार्ड ने और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने। आपको पता है नाबार्ड 1982 में बना हुआ था, ठीक है। और पर्पस वही है कि जितने भी रूरल री फाइनेंसिंग है उसके लिए काम करता है, डायरेक्टली जो आरआरबीज होते हैं उनको लुक आफ्टर करता है, उनको देखता है भाई काम अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये सब टास्क है नाबार्ड के। चलिए तो इतना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, आप प्लीज इसको पढ़िएगा डिटेल में, नहीं तो इतना भी पढ़ लिया तो बहुत है यार। थीम क्या था इसका, मोटो क्या था और कहाँ पे लॉन्च किया मोदी जी ने? पर्पस वही है रूरल इंडिया को प्रमोट करना है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, रूरल डेवलपमेंट, यही सब चीजें इसके साथ साथ बस एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए बता रहा हूँ। तो ये था, थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से कोशिश देखिए, ऑलमोस्ट मैंने जनवरी का खत्म कर दिया है। अब जनवरी के अंदर ऐसे स्कीम थोड़ी बची हुई है वो कवर कर दूंगा, और इन्वायरमेंट का कुछ बचा हुआ वो मैं कल तक खत्म कर दूंगा, और फिर दिसंबर और उसी तरह से नवंबर और अक्टूबर का आ जाएगा। और ये भी कोशिश रहेगी कि आपके लिए एग्जाम से पहले हर एक दिन, मतलब एक हफ्ते के अंदर आपके पूरे करंट अफेयर खत्म करूंगा, एक एक दिन एक एक मैराथन लाके। सो बने रहिए, रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, और क्या करेंगे अब, सो जाइए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।